Hi guys, welcome back. My name is C. A. Shantul Mandari. I welcome you all to the particular subject that is called as Security Law and Capital Markets. So CS Executive Group Second SLCN is the name of the subject. और जैसे कि आप जानते हैं वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड एज अ टेक ओवर कोड और उसके दो पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी आई सपोज कर चुके हैं विच इज़ द पार्ट नंबर 1 एंड द पार्ट नंबर 2. सो ये पार्ट नंबर 3 है. पार्ट 1 में हमने इसके बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझा एंड देन पार्ट 2 में डेफिनेशंस के बारे में आई थिंक हमने बात करी. अब आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे टेक ओवर कोड को लेकर हम बात करें बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, एक घंटे ऐसा वीडियोस नहीं है, उससे कम ही है. द रीज़न बीइंग कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको समझें और ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि डाइजेशन में इसको समझने में और माइंड में सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आई वांट टू गो स्लो, है ना. स्लो का मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे पढ़ाऊँगा, स्लो का मतलब ये है कि जैसे जैसे टॉपिक लगेगा कि इतना ही आज के लिए काफ़ी उतना ही करूँगा, आपको एक्स्ट्रा कोई ओवर बर्डन नहीं करने वाला, बिकॉज वीडियोस छोटी होती हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी जल्दी हम कर पाते हैं. तो चलिए अब आज की बात जो है पार्ट 3 से हम स्टार्ट करते हैं और आज भी आई थिंक डेफिनेशन से ही हमारी बात जो है वो स्टार्ट होगी. सो लास्ट क्लास में हमने टेंडरिंग पीरियड जो था वहाँ तक पढ़ लिया था और उसके बाद की जो डेफिनेशन है वो आज अब हम देखेंगे. तो उसके बाद है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ये ऐसे 5 वर्ड से जो चीज़ है वो बनी है. तो पहले आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे और उसके बाद एक फॉर्मूला है उससे आप ये जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. वो क्या है फॉर्मूला वो भी अभी देखेंगे. आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले. तो कहते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मीन्स द प्रोडक्ट of the number of the equity shares traded on the stock exchange and the price of each share divided by the total number of the equity shares traded on the stock exchange. तो दोबारा से समझ लीजिए, volume weighted average price means the product of the number of equity shares traded on the stock exchange. तो सबसे पहला क्या, product of the number of equity shares traded on stock exchange, कितने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए गए हैं, पहला पॉइंट वो, किस प्राइस पे किए गए हैं वो दूसरा पॉइंट, और तीसरा आपको डिवाइड इन दोनों को, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है प्लस या ऐसे कह दीजिए जो नंबर ऑफ शेयर है इनटू प्राइस पर शेयर. तो मान लीजिए कि एक शेयर 500 शेयर खरीदे गए 10 रुपये के प्राइस पे, उसके बाद 600 शेयर खरीदे गए 11 रुपये के प्राइस पे, सो ऑन सो फॉर्थ. फिर लेट्स से 100 शेयर्स खरीदे गए मे बी 9 रुपीज़ के प्राइस पे, कोई भी प्राइस, क्योंकि प्राइस तो आप जानते हैं पूरे दिन शेयर का अप डाउन चलता ही रहता है. तो जितने शेयर खरीदे हैं जिस प्राइस पे, जितने शेयर खरीदे हैं जिस प्राइस पे, इन सभी को जो भी एक दिन में हुआ है उन सभी को आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना. उसका जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से. जैसे इन तीनों की अगर हम बात करें तो 500 इंटू 10 कितना होता है 5000, ठीक है. उसके बाद 600 इंटू 11 आई सपोज 6600 होता है. फिर अगर हम नीचे की तरफ बात करें विच इज़ दिस, सो ये जो है ये कम ही आएगा विच इज़ आई सपोज अगर 100 को हम 9 टाइम्स रखेंगे सो इट विल कम टू 900 ओनली. सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि भाई किस तरीके से हम बात क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो उस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर आप इसका टोटल करेंगे, इसको सम अप करेंगे, सो जो भी अमाउंट आएगा, अब मेरे पास कोई कैलकुलेटर इस समय नहीं है, बट जितना भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 500, 600 और 100. तो 500 प्लस 600 कितना हुआ 1100 प्लस 100 1200. तो जो भी इसका टोटल आएगा वो ऊपर लिखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स को नीचे लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे. तो जो भी आएगा आपका उसको आप कहेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस. ये मैंने न्यूमेरिकल के तौर पे भी आपको दिखा दिया करके कि किस तरीके से करना है. अभी फॉर्मूला नीचे एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है वो भी दिखाने वाला हूँ, बट मोटी मोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कितने शेयर कितने प्राइस पे, और उसी तरीके से उस जो भी आप ऊपर नंबर्स ले रहे हैं कि कितने शेयर कितने प्राइस पे, कितने शेयर कितने प्राइस पे, इस तरीके से करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो भी हैं वो आपको लेना पड़ेगा. उसके बाद ही आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकल के आएगा. जैसे आप यहाँ पे पढ़ने के बाद देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ पर्टिकुलर डे x है और उसका मार्केट प्राइस y है. तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, x1 इंटू y1, x1 इंटू y2, x3 इंटू y3. तो x1 क्या है कि भाई कितने शेयर हैं और y क्या है उसका प्राइस. ऊपर मैंने भी तो यही लिखा था कि भाई x1 क्या है, कितने शेयर्स हैं 500 और उसका प्राइस कितना है y, वो है 10 रुपये.
फिर X2 कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 600, तो उसका प्राइस कितना है 11 रुपये। फिर ऐसे ही आगे करते करते एक और लिखा कि भाई शेयर्स हैं 100, उसका प्राइस है 9 रुपये। तो इस तरीके से आपने इन सभी को टोटल करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और टोटल करने के बाद जो भी आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपने लिए उसको डिवाइड फिर उससे करना है। तो देखिए डिवाइडेड बाय X1, X2, X3, और X क्या है, X जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो जो ऊपर मैंने समझाया उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं। ये ऐसे मत इसको रटिएगा मत, सिंपल सी बात है। मतलब अगर आप इसको रटेंगे तो क्या है कि भूलने के चांसेस हैं और भूल ही जाएंगे, क्योंकि अभी 2-4 टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपके ऑब्वियसली दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो इसको रटिए मत, समझिए। समझना बड़ा सिंपल है। क्या है समझने में कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस को निकालने का तरीका ये है कि कितने शेयर्स परचेज करे गए और किस प्राइस पे करे गए। मान लीजिए एक दिन के अंदर एक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 10 बार परचेज किए गए। ध्यान से सुनिए, एक दिन के अंदर एक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 10 बार परचेज़ किए गए हैं, और हर बार ऑब्वियसली अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ, आप परचेज़ कर रहे हैं, तो मैं 100 शेयर्स हो सकता है लूँ, हो सकता है 500 लें तो कोई हो सकता है 1000 ले, कोई हो सकता है 10,000 ले। तो जितने भी शेयर्स एक दिन में परचेज़ करे गए हैं और किस प्राइस पे परचेज़ किए गए हैं वो आपको टोटल कर लेना है, उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। यानी फर्स्ट कॉलम में जो आप X1 और Y1 देख रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही हर लॉट का करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, 10 लॉट का, अगर 10 बार शेयर्स परचेज हुए हैं, 100 बार हुए तो 100 बार, 1000 बार हुए तो 1000 बार, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो भी उसके बाद रिजल्ट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में। आई सपोज देखिए जो हमारी डेफिनेशंस हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर की, तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, बट आई सपोज हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जब LODR के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये भी समझा था ICDR, LODR, क्योंकि लेटेस्ट LODR आपने इससे पहले पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि अगर कोई भी इशू लाने की बात होती है, जैसे कि ICDR में भी था, चाहे राइट इशू है, चाहे पब्लिक इशू है, FPO, IPO एक्सेट्रा, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बोर्ड पे ऐसे ही लोग हों जिनकी इमेज एकदम क्लीन हो, यानी वो किसी भी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, अगर आपको याद हो, दैट वाज कॉल्ड एज फ्यूगेटिव ऑफेंडर, तो वो फ्यूगेटिव ऑफेंडर ना हो। तो आई थिंक फ्यूगेटिव ऑफेंडर वो था जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, जिन्होंने ऑब्वियसली बैंकों का पैसा लिया और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, बट वो देश छोड़ के भाग गए हैं। बट इसी तरीके से कुछ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स भी हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का जो आई थिंक नाम से समझ में आती है चीज़, वो ये कि ये वो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन्होंने इंटेंशनली बैंकों का पैसा वापस नहीं दिया है। मतलब इनके पास पैसा है बट इन्होंने वो पैसा वापस नहीं दिया, इधर उधर खर्च कर दिया या उसको किसी और को दे दिया, बट बैंक का पैसा बैंक को नहीं दिया। यानी इनके बिजनेस में पैसा तो इनके पास था बट ये चाहते तो दे सकते थे बट इन्होंने नहीं दिया। तो दैट इज़ विलफुल डिफ़ॉल्टर। और विलफुल डिफ़ॉल्टर तय कौन करता है? विलफुल डिफ़ॉल्टर तय करता है RBI। ये कुछ कंपनीज़ के नाम हैं जिनका आप देखिए लिखा है टॉप 10 विलफुल डिफ़ॉल्टर। ये आपने सुना भी होगा नीरव मोदी के बारे में, है ना, मेहुल चौकसी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में सुना होगा आपने। अभी तो इसके ऊपर एक डिस्कवरी प्लस पे एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है मनी माफिया। वहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी स्टोरी भी वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी कि नीरव मोदी ने कैसे बिजनेस सेटअप किया, उसके बाद कैसे स्कैम किया एक्सेट्रा, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो खैर विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्हीं का ही नाम है, गीतांजलि जेम्स, इन्हीं की कंपनी थी। नीरव मोदी की और मेहुल चौकसी आपस में रिलेशन में ही थे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो नाम काफ़ी हैं। और नीचे एक फ़ोटो हमें दिख रही है और विजय माल्या की, बट आपको पता है कि ये किंगफिशर एयरलाइंस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पर मैं ये मानता हूँ, मतलब भले हम इन लोगों का नाम लेते हैं और वो गलत नहीं है, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि जितनी गलती इन लोगों की है या और लोगों की है जिनका भी नाम यहाँ पे लिखा है, उतनी ही गलती उन सरकारी या जो भी प्राइवेट बैंक जहाँ से भी लोन लिया गया था उन ऑफिशियल्स की भी थी? क्योंकि ये कोई बैंक में डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं करी, बैंक ने खुशी खुशी अपनी मर्जी से पैसा दिया है, तो बैंक को चाहिए था कि वो सोच समझ के पैसा दे। और बहुत बार तो ऐसे इंसिडेंट सामने आए नीरव मोदी वगैरह के केस में जहाँ के बैंक में जो बैंक के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे। तो मेरे हिसाब से जब हम ये कहते हैं कि स्कैम हुआ है, जैसे इन लोग की हम फोटो दिखा रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि उन लोगों का भी हमें नाम लेना चाहिए और उनको भी इक्वली गिल्टी मानना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ इनसे ज़्यादा उनको गिल्टी मानना चाहिए बैंक वालों को जिन्होंने ऐसे लोन सैंक्शन किए, क्योंकि वो सैंक्शन ही नहीं करते तो ये कहाँ से, इन्होंने कोई बैंक में डाका तो नहीं डाला, कोई बंदूक के दम पे बैंक तो नहीं लूटा ना, बैंक ने खुशी खुशी इनको पैसा दिया है कि नहीं। तो विलफुल डिफॉल्टर्स यही हैं फिलहाल के लिए। अगर देखेंगे तो आप उसके सामने देख सकते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के अमाउंट हैं जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। आई एम श्योर बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज तो आप सभी रखते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि आपने ये ख़त्म कर दिया कि ये पैसा नहीं मिलेगा। अब ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है जिसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक यहाँ का नहीं है, बट सवाल डेफिनेटली ये बनता है कि बैंक ने जो ये राइट ऑफ कर दिया है ये किसका पैसा है। बैंक तो अपने आप पैसा तो छापता नहीं है, नॉर्मल कोई बैंक तो अपने आप पैसा छापता नहीं, रिजर्व बैंक की बात नहीं कर रहा, बट बाकी बैंक कहाँ पैसा छापते हैं। जो टैक्स पेयर का पैसा है वही बैंक में जाता है, या सेविंग्स के तौर पे जो पैसा है वही बैंक्स में जाता है। तो अल्टीमेटली ये तो देश का ही नुकसान है एक तरीके से, आप ऐसे कहिए टैक्स पेयर का नुकसान है। तो ये एक बात है यहाँ पे कही गई। और जो भी आपके सामने ये है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है सोर्स RTI। RTI मतलब आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर मीन्स एनी पर्सन हु इज कैटेगराइज्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसोर्टियम देयरऑफ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विलफुल डिफॉल्टर वही है जैसे कि मैंने कहा जो आदतन है, मतलब भले इसको हम क्लियरली यहाँ पे नहीं लिखा, बट जिसकी आदत है और जो पैसा होने के बावजूद भी बैंक का पैसा नहीं दे रहा है उसको विलफुल डिफॉल्टर आप कह सकते हैं। और विलफुल डिफॉल्टर को इतनी आसानी से नहीं बनता, उसने काफ़ी बैंकों से लोन लिया और किसी का भी पैसा नहीं दिया तो ही विलफुल डिफॉल्टर होता है। और ये विलफुल डिफॉल्टर का टैग जो है इसको देने का जो राइट है वो रिजर्व बैंक के पास है, यानी रिजर्व बैंक ही क्लासिफाई करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं टेक ओवर कोड 2011, क्योंकि जो डेफिनेशंस पढ़ रहे थे विलफुल डिफॉल्टर की वो थोड़ा दूसरी बात भी उसमें कंबाइन हुई। तो जो टेक ओवर रेगुलेशन 2011 है, अगर इनकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो आप जानते ही हैं, हमने लास्ट क्लास में उससे पहले काफ़ी बात करी है कि एक्वायरर, टारगेट कंपनी, एक्वायर्ड, ये सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, तो कुछ तौर तरीके हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, हिंदी में कहें तो कुछ दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, जिसके बेसिस पे ये टेक ओवर लेजिटिमेट या लीगल तौर पे किया जा सकता है। उसी को जो टेक ओवर कोड है या सेबी SAST रेगुलेशन जो आप पढ़ रहे हैं 2011, एक ही बात है, ये दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे टेक ओवर कोड कहें चाहे सेबी SAST रेगुलेशंस कहें। तो आइए पढ़ते हैं आगे। कहते हैं एप्लीकेबिलिटी, दीज रेगुलेशंस शैल अप्लाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट और इन और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी। तो ये एप्लीकेबिलिटी इन रेगुलेशंस की तभी होगी जब एक कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल, तो एक कंपनी है A और एक कंपनी है B, ठीक है। अगेन जो हमने लास्ट क्लास में कहा था वही चीज़ मैं कंटिन्यू करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप समझ सकें। तो जो A कंपनी है वो एक्वायरर है, और एक्वायरर आई एम श्योर आप सभी समझ चुके हैं, वो कंपनी जो खरीदना चाहती है, जबकि B वो कंपनी है जो टारगेट कंपनी है जिसको खरीदने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब इस कंपनी को खरीद लेंगे B को, तो इसी टारगेट कंपनी का नाम एक्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि हमने खरीद लिया है। पर जब हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि B को खरीदना चाहते हैं तो B's आर टारगेट, ये टारगेट है कि हम इस B कंपनी को खरीदना चाहते हैं, और अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाएगी हम ये कहेंगे कि A कंपनी ने B को एक्वायर कर लिया, और ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि B कंपनी जो है वो एक्वायर्ड हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करी गई है कि टेक ओवर कोड के ज़रिए जो एक एक्वायरर कंपनी है वो टारगेट कंपनी को डायरेक्टली यानी सामने सामने से एक्वायर करने की कोशिश करती है। यह हम अभी पढ़ेंगे इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जैसा मौका मिलेगा। एक होता है डायरेक्ट एक्विजिशन, जो यहाँ पे ए कंपनी डायरेक्टली बी को एक्वायर करेगी, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट भी एक तरीका होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में लिख के बताता हूँ, नीचे एग्जाम्पल और डायग्राम भी मैंने चार्ट जो है वो ड्रॉ भी किया है, बट फिलहाल आपको थोड़ा सा लिख के भी समझा देता हूँ जिससे कि जब वो टॉपिक आएगा तो हमें आसानी हो। तो डायरेक्ट ऊपर हमने बात करी कि डायरेक्टली ये जो है वो बी के शेयर्स खरीद रही है। अब इनडायरेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो कंपनी है जो खरीदना चाह रही है वो एक्वायरर ए है, और जिसको खरीदना है टारगेट कंपनी वो कंपनी सी है, ठीक है।
अब हमने इनडायरेक्ट टेक ओवर करने की बात यहाँ पे करी है, तो इनडायरेक्ट टेक ओवर का मतलब क्या होगा कि जो ए कंपनी है वो बी को खरीदेगी, ठीक है। ए कंपनी बी के शेयर्स खरीदेगी, लेट्स से 51% शेयर्स खरीदेगी या उससे भी ज़्यादा, जिससे कि बी का मेजॉरिटी कंट्रोल ए के पास आ सके। और ये जो बी कंपनी है ये वो कंपनी होगी जिसके पास ऑलरेडी सी का कंट्रोल है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आप ये तो समझ चुके हैं ना अच्छे तरीके से कि शेयर होल्डिंग से कंट्रोल आता है, जो अगर शेयर्स जो हैं वोटिंग राइट से, तो उससे कंट्रोल आता है। ये बात तो आप जान चुके हैं और काफ़ी बार सुना भी है कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये मान के ये मैं समझा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टेक ओवर कैसे होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंपनी ए है वो सी को ख़रीदना चाहती है, पर जो कंपनी सी है वो डेफिनेटली अपने आप को ए को नहीं बेचना चाहती। तो रास्ता जो है वो ये है कि एक इनडायरेक्ट भी हम ये काम कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो सी कंपनी है इसके पास, ध्यान से समझिएगा, ये जो सी कंपनी है इसके पास 100 शेयर हैं और इस 100 शेयर के अंदर इस सी कंपनी जो है उसने 100 शेयर इशू किए हुए हैं और इस 100 शेयर के अंदर जो बी कंपनी है उसके पास 51% शेयर हैं सी कंपनी के। मतलब क्या कि सी कंपनी ने टोटल अपने 100 शेयर इशू किए हुए हैं और उस 100 शेयर में से जो कंपनी बी है उसने 51% शेयर्स खरीदे हुए। मतलब अगर हम ए को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, छुपा दें ए को, तो हम ये कह सकते हैं बी और सी के अंदर की जो बी है वो एक तरीके से सी पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, क्योंकि जो सी है उसने अपने 100 शेयर्स इशू किए हैं और उन 100 शेयर्स में से जो मेजॉरिटी है, विच इज़ मोर देन 50%, वो बी के पास है। तो यानी जो बी है वो एक तरीके से सी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए को ले आते हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, कि जो ए कंपनी है अगर वो बी को खरीद ले, यानी जो ए कंपनी है वो बी के 51% शेयर्स खरीद ले, ए कंपनी जो है वो बी के 51% शेयर्स खरीद ले, तो क्या हो जाएगा, जो ए कंपनी है उसका कंट्रोल बी पे हो जाएगा और बी कंपनी का कंट्रोल सी के ऊपर है। तो इनडायरेक्टली ए कंपनी जो है वो सी को भी कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि देखो जो बी है वो कौन है। अगर बी और सी के बारे में बात करें तो जो बी है वो होल्डिंग कंपनी है। अगर जो ए है उसने बी को यानी होल्डिंग कंपनी को खरीद लिया, तो होल्डिंग कंपनी के अंदर जितनी भी सब्सिडरी आती हैं, यानी बी की जितनी भी सब्सिडरी हैं, सी है, डी है, ई है, वाई है, एक्स वाई जेड जो भी है, वो सारी की सारी इनडायरेक्टली यही तो कंट्रोल करेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये हो सकता है कोई एक नया टॉपिक हो जो अभी तक ना सुना हो आपने, बट कोई बात नहीं, आप तो समझिए इस बात को 2 मिनट के लिए कि हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं कि ए ने डायरेक्टली सी को खरीद लिया। ऐसा ना करके जो कंपनी सी है, ऐसे समझिए कि उसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने 100 में से 51% शेयर्स जो है बी को दे रखे हैं। तो यानी बी कंपनी जो है वो सी को कंट्रोल कर रही है। अब अगर ए कंपनी ने बी को खरीद लिया, खरीदने का मतलब ये है कि ए कंपनी ने अगर बी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए, तो जब ए कंपनी ने बी को खरीदा तो बी की जितनी भी सब्सिडरी हैं, लाइक सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड जो भी और हैं, वो यहाँ पे लिखी हो या ना लिखी हो, ए ने इनडायरेक्टली उनको भी कंट्रोल में अपने ले लिया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ए ने डायरेक्टली सी को कंट्रोल में ना लेके एक एंटिटी बीच में लगाई जिसका नाम था बी, और बी ने जो है वो सी के शेयर्स खरीदे, उसके बाद ए ने बी को खरीद लिया। तो जब ए ने बी को खरीदा तो इनडायरेक्टली ए ने सी का भी कंट्रोल अपने पास ले लिया। इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। रेगुलेशन 5 है टेक ओवर कोड की, जो इसके बारे में बात करती है। वो जब आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बता दी कि जब हम इनडायरेक्ट एक्यूजेशन या इनडायरेक्ट टेक ओवर पे आएँ तो ऐसा ही चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक ऐसा ही चार्ट जो है आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे चार्ट्स वगैरह ड्रॉ आपके लिए किए हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्यूजेशन, तो एक्वायरर जो है उसने बी को एक्वायर किया और जो बी है उसके पास टारगेट कंपनी के शेयर्स हैं। तो अल्टीमेटली अगर ए ने बी को एक्वायर करा और बी ने ऑलरेडी टारगेट कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, तो ए ने जब बी को एक्वायर किया तो ए ने सिर्फ बी को ही नहीं, टारगेट कंपनी का कंट्रोल भी अपने पास ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्विजिशन, बट हम बात करेंगे जब यहाँ पे आएंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो ये क्या है कि बहुत डिटेल चैप्टर है, इसमें आपको हर चीज़ ध्यान से समझनी है। तो ये दोनों ही तरीके के एक्विजिशन पे एप्लीकेबल है टेक ओवर कोड, चाहे आप डायरेक्ट एक्विजिशन करें या इनडायरेक्ट करें। अब बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे रेगुलेशन 3, 4, 5 इस तरीके की रेगुलेशन जो है टेक ओवर कोड की, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी का, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेबल है, उसमें लिखा है 0, 25, 75, 100 कुछ इस तरीके से लिखा है। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, मतलब रियलिटी के पास लेके जाऊँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको एहसास हो सके कि टेक ओवर कोड सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं या जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, लिस्टेड कंपनीज़ बड़ी ही होती हैं, उससे बड़ी कंपनीज़ नहीं होती इंडिया के अंदर। लिस्टेड कंपनी अगर कोई है तो वो अच्छी खासी और बड़ी कंपनी ही मानी जाती है। तो
जब हम बात करते हैं कि उस लिस्टेड कंपनी का 1% भी शेयर खरीदना है, अब वो लिस्टेड कंपनी कोई भी ले लीजिए, टाटा रिलायंस को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो शायद और बड़ी कंपनी है, मैं बोलता हूँ कोई भी आप ले लीजिए जो आपको लगता है जिसके शेयर्स आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उस कंपनी का अगर आप 1% भी खरीदने जाएंगे ना, जस्ट 1%, तो वो 1% आपको, मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, करोड़ों रुपए का होगा, लाखों का नहीं। और ये करोड़ों का मतलब ये नहीं कि 1-2 करोड़ का होगा, 50, 60, 70, 80 करोड़ का 1% होगा बहुत कंपनीज का। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और खैर वो उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है। जैसे कि MRF का नाम सुना होगा, पहले भी बात करी थी। MRF का जो शेयर है, एक समय आया था बीच में जो 95,000 का एक शेयर हो गया था, मतलब इंडियन मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव, पहले भी शायद बताया था, सबसे एक्सपेंसिव शेयर MRF का ही है। ये ठीक है कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो 95,000 से कम हो गया और 90,000 तक पहुँच गया हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, बट स्टिल इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो उसका 1% तो और महंगा हो जाएगा। पर कोई कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपये का है तो उसका 1% थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये शेयर की वैल्यूएशन भी डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली जो टेक ओवर कोड है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो ऊपर आपने पढ़ा था डेफिनेशन में कि प्रमोटर्स हैं और उनके साथ PAC यानी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट हैं, अगर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर के पास मान लीजिए 10% किसी कंपनी का है और जो उसके साथ लोग हैं उनके पास लेट्स से 16% है, तो प्रमोटर्स और PAC जब मिल जाएंगे तो उनकी टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएगी 26%। तो यानी अगर 25% कोई भी कैसे भी क्रॉस करता है, चाहे इंडिविजुअली करे क्रॉस, चाहे जो आपस का ग्रुप है जिसको PAC कहते हैं, पर्सनल एक्टिंग इन कंसर्ट कहते हैं, वो आपस में मिल के भी अगर 25% किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग को क्रॉस करते हैं, यानी किसी भी इंडिविजुअल या प्रमोटर्स के पास मिला के किसी दूसरी कंपनी का 25% या उससे ज़्यादा होगा, तो उन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी 26% की। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल के चांसेस कम है बट फिर भी क्योंकि लॉ ऐसा बोला है लॉ में, तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ। तो किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर किसी कंपनी का 25% या उससे ज़्यादा शेयर है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैंडेटरी, अब ये ऑप्शन नहीं है, अगर उसको चाहिए कि भाई ये सब लफड़े में वो नहीं पढ़ना चाहता ये सब चीज़ों में क्योंकि उसको टेक ओवर करना ही नहीं है, तो उसको अपनी शेयर होल्डिंग 25% तक लेके ही नहीं जानी है, उससे कम ही रखनी है। फिर अगर 25% टच हो गई तो फिर उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो जो ए कंपनी है, ए कंपनी याद है ऊपर बात करी थी, जो पार्टनर एक्टिंग इन कंसर्ट है वो कंपनी और उसके प्रमोटर्स, उसके डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो जो कंपनी ए है उसके जो डायरेक्टर्स है और जो प्रमोटर्स है उन्होंने मिलके कंपनी बी का, दोनों मतलब एक तरीके से जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी ए के और जो प्रमोटर्स हैं, सब ने मिलके जो टोटल शेयर होल्डिंग उनकी बन रही है कंपनी बी के अंदर, वो बन रही है 25.50 यानी 25.5%। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कंपनी ए को कि पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक लेवल है, जो एक लक्ष्मण रेखा जिसको आप बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रिगर भी कह सकते हैं, एक लाइन जो थी वो क्रॉस उन्होंने कर दी है, वो थी 25% की। तो अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी का या कोई भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरी कंपनी के 25% या उससे ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लेता है तो उसको फिर डेफिनेटली पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी, और वो पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो मिनिमम 26% की होगी। पब्लिक अनाउंसमेंट होता क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट बेसिकली एक नाम से भी समझ में आ रहा है कि ऐसी अनाउंसमेंट है जो शायद मैं प्रीवियस क्लास में भी अलग अलग तरीके से बताया होगा, बताया ही था, आपको याद होगा कि न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा बी के शेयर होल्डर्स को। अगर बी कंपनी को हम एक्वायर करना चाहते हैं तो बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे कि जिस कंपनी के पास भी बी के शेयर्स हैं वो ए कंपनी को बेचे, और जो ए कंपनी है वो बी के शेयर होल्डर को मार्केट से ज़्यादा प्राइस देगी। याद है प्रीवियस क्लास में बात हुई थी हमारी कि अगर बी कंपनी का मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है, पर ए कंपनी को बी के शेयर्स खरीदने हैं, तो ए कंपनी अपनी तरफ शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कह सकती है कि भाई शेयर होल्डर जो है वो 100 रुपये का मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर बी कंपनी के शेयर होल्डर मार्केट में ना बेच के बी कंपनी के शेयर्स ए को बेचें, क्योंकि ए जो है वो बी को टेक ओवर करना चाहता है और उसके लिए शेयर्स की ज़रूरत है, तो जो ए कंपनी है वो बी कंपनी के शेयर होल्डर को 100 रुपये के बदले 115, 120, 130 जैसे नीड बनती है ए कंपनी की, उसके हिसाब से प्राइस देने के लिए तैयार है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि अगर आपने 25% का लेवल क्रॉस कर लिया तो आपको फिर पब्लिक अनाउंसमेंट देनी कंपलसरी है, और पब्लिक अनाउंसमेंट आपको 26% की देनी है, ना कम ना ज़्यादा, 26% की देनी है। क्योंकि आप खुद देखो 25 आपके पास है, 26 की आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दी, तो 25 + 26 कितना हो गया? 51 मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल फिर आपके पास आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो उसके बाद भी आगे कंडीशन है, इसको क्रीपिंग एक्विजिशन कहते हैं, बट आइए थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं और फिर समझ में आएगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखें कि मिनिमम 25% है, इसीलिए इस चार्ट या डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 25% के बाद जो है वो यहाँ पे लिखा है कि ट्रिगर पॉइंट है। जैसे ही इस ट्रिगर पॉइंट पे आप आए, 25% आपकी शेयर होल्डिंग हुई, आपने फिर 26% का मिनिमम लिखा है ना, ऑफर फॉर मिनिमम 26% आपको देना पड़ेगा। और ये कैसे मैं कह रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कंपनी ए जो है, अगर उसने कंपनी ए जो है, चाहे उसने कंपनी ए ने खुद ही या कंपनी ए के जो डायरेक्टर्स हैं और जो कंपनी ए है उन सब ने मिल के, जिसको पीएसी पार्टनर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कहते हैं, बी कंपनी के 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो फिर अब ए कंपनी और जो भी लोग उसके साथ थे जिनकी शेयर होल्डिंग अब 25% से ज़्यादा बी कंपनी में हो चुकी है, उन्हें बी कंपनी के शेयर होल्डर को 26% का पब्लिक अनाउंसमेंट या ऑफर देना पड़ेगा। और वही वाली बात जो मैंने अभी बताई कि प्राइस वगैरह वैसा देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो कहते हैं एक्वायरर अलॉन्ग विद द पर्सन एक्टिंग, जैसे कि मैंने कहा एक्वायरर अलॉन्ग विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट इफ एनी। कोई ज़रूरी नहीं है, देखो हो सकता है कि जो कंपनी ए है वो डायरेक्टली ही कंपनी ए जो है उसने अकेले ही कंपनी बी के 25% शेयर्स एक्वायर कर रखे हों। तो ये एक बात है कि हो सकता है कंपनी के साथ उसके प्रमोटर्स भी हों जिनके पास बी के शेयर्स हों, बट हो सकता है कि कंपनी ए ने खुद ही अकेले ही कंपनी बी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हों और किसी प्रमोटर या डायरेक्टर से मदद ना मांगी हो। क्योंकि बहुत बार मुझे देखो मदद की बात जो है यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पैसा चाहिए। जब आप एक कंपनी जो है वो दूसरे के शेयर्स खरीदती है या एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो पैसा तो चाहिए ना शेयर्स खरीदने के लिए। अब अगर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं अकेला एक्वायरर हो गया। और अगर मैंने मान लीजिए कंपनी ए जो है उसके पास कंपनी बी के 20% शेयर्स हैं और 5% शेयर्स जो कंपनी ए के डायरेक्टर्स हैं उनके पास हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे देखो कि जो कंपनी ए है उसके पास 20% शेयर्स हैं कंपनी बी के, तो 25% से कम हुआ 20। बट जो ए कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कंपनी बी के शेयर खरीद रखे हैं और जो ए कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास 5% या 6% शेयर्स हैं, तो 20 कंपनी के हुए और जो डायरेक्टर्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। तो डायरेक्ट कंपनी ए और कंपनी ए के डायरेक्टर्स की दोनों की शेयर होल्डिंग अगर मिला लें कि कितना दोनों मिला के होल्ड कर रहे हैं कंपनी बी के अंदर, तो वो 25% के बियॉन्ड निकल गया, तो इन दैट केस फिर उन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। तो ये है an acquirer along with the person acting in concert if any who intends to acquire shares which along with his existing shareholding would entitle him to exercise 25% or more of the voting rights can acquire such additional shares only after making public announcement to acquire minimum 26% of the target company from the shareholders through open offer। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बातें हैं सब लिखी हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बट बहुत इजी हो जाएगा कि जब आप मेरी बात सुनेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें देखेंगे। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैं इस नज़रिए से बता रहा हूँ कि आपके लिए एकदम पहली बात है, और बुक्स की या नोट्स की लैंग्वेज से नहीं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज से एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दे दे के हर मोमेंट पे हर सेकंड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे वर्ड्स मैं बोलूँ यहाँ पे उसको आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, और वही चीज़ क्योंकि यहाँ पे भी लिखी है। बट बहुत बार क्या होता है कि जो कोई भी एक बार हम कोई भी लाइन पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, बट एक दो बार पढ़ते हैं उसी चीज़ को तो वही चीज़ आसान लगने लग जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे है जो आपको समझनी है, और वो यही लिखा गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक्वायरर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ अगर एक दूसरी कंपनी के, तो ए जो है वो अकेले अपने आप, यानी जो ए कंपनी है वो अपने आप बी कंपनी के शेयर्स, या ए कंपनी जो है वो और उसके डायरेक्टर्स मिल के बी कंपनी के 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर एक्वायर कर लेते हैं, तो अब उनको 26% का ओपन ऑफर देना मैंडेटरी हो जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। द लॉजिक बीइंग समझ रहे हैं ना, 25 + 26 अगर ये आप बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन करें कितना आएगा, 51% आएगा। 51 का मतलब क्या होता है, 51 का मतलब होता है मेजॉरिटी। भाई अगर कंपनी जो है उसने कितने भी शेयर इशू किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि 25 शेयर या 26 शेयर, हम कह रहे हैं 25% एंड 26%। तो अगर कंपनी जो है उसने मान लीजिए 1000 शेयर इशू किए हुए हैं, जो बी कंपनी है फॉर एग्जांपल समझने के लिए 1000 शेयर इशू किए हुए हैं, तो आपने पहले उसके 250 शेयर एक्वायर किए, उसके बाद 260 एक्वायर किए, तो आपके पास 510 हो गए। तो आप अकेले 1000 में से 510 शेयर जो है कंपनी बी के ओन कर रहे हैं, तो आपके पास कंट्रोल आ गया कि नहीं आ गया, 51% शेयर आपके पास हो गए या नहीं हो गए। तो उसी हिसाब से बनाया गया है कि आपने जब आप इतने 25% तक एक कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन दिख रही है। यहाँ पे इंटेंशन क्या दिख रही है कि आप दूसरी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं।
क्योंकि आप खुद ही सोचिए, देखिए अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं इतना हेविली एक कंपनी में 25% नहीं ओन करूँगा। मैं किसी कंपनी में 1%, किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 6%, इस तरीके से मेरी होल्डिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे और इससे मतलब ही नहीं है। बट जब आप मेरा देख रहे हैं, पोर्टफोलियो देख रहे हैं, यानी कहाँ का मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें आप देख रहे हैं कि एक ही कंपनी की तरफ मैं मेजॉरिटी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कोई स्पेशल इंटेंशन उस कंपनी के लिए होगी ना। और अगर मैं इस लेवल तक पहुँच गया कि भाई 25% शेयर या उससे ज़्यादा मैंने ले रखे हैं, तो फिर सेबी टेक ओवर कोड ये कहता है कि इससे इंटेंशन आपकी क्लियर होगी, क्योंकि 25% मतलब 1/4 आपके पास ऑलरेडी है। तो आप इंटेंशन आपकी क्लियर हो गई कि आप ये कंपनी खरीदना चाहते हैं, तो अब आपको 26% की और ओपन ऑफर देना पड़ेगा, यानी ऑब्वियसली लोगों से कहना पड़ेगा कि वो आपको अपने शेयर्स दे दें, बेच दें, और आप उसको पैसे देंगे उसके बदले। अगर आप चाहते हैं कि, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा, आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में आप ना पड़ें, विच मीन्स कि भाई मुझे तो कंपनी एक्वायर नहीं करनी, मैं तो सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, तो आपको चाहिए कि अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो आप लिमिटेड रेंज के अंदर रखें, यानी 25% से कम ही रखें, तो ये सब ऑब्लिगेशन आप पे आएंगी नहीं। बट जैसे ही 25% क्रॉस हो गया, तो फिर ये सब ऑब्लिगेशंस आप पे आ जाएंगी। समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोई ए है, अब चाहे कंपनी है, इंडिविजुअल है, कोई भी मानिए, उसके पास इस समय 23% है। अगर उसने 3% और एक्वायर किया तो उसकी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 26%। 26 मतलब 25 से ज़्यादा हो गई, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर देना पड़ेगा, क्योंकि 25% ट्रिगर है, लक्ष्मण रेखा है। 25% के बियॉन्ड आप चलेगा तो फिर आपको ओपन ऑफर देना है। दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए कि भाई बी है, उसके पास 7% है, उसने 2 एक्वायर किए तो 9 ही हुआ, तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, क्योंकि 9 है तो 25% से तो कम है ना। 25% अगर क्रॉस हो गया तो फिर आपने नेक्स्ट 26% की ओपन ऑफर देना है, 26% का पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। बट जब तक आप 25% के अंदर रहेंगे, जैसे कि मैं अभी कह भी रहा था, तब तक आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इसके बाद भी आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रीपिंग एक्विजिशंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि क्रीपिंग एक्विजिशन आखिरकार होता क्या है। अब बात करते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन की। इससे पहले हम पढ़ें जो यहाँ पे लिखा है, जो वर्ड है एक्विजिशन तो हमें पता है, मतलब खरीदना है ना, एक्वायर करना, जो इतनी देर से हम बात भी कर रहे हैं। बट जो वर्ड जो कुछ नया है यहाँ पे वो है क्रीपिंग। तो क्रीपिंग का क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स मीन्स थोड़ा बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो रादर देन, जैसे आपने देखा कि भाई 25 के बाद डायरेक्टली 26% आपको एक्वायर करना ही होगा, वैसे ना करके थोड़ा ही अमाउंट की बात जो है वो यहाँ पे करी गई है। मैं आपको ध्यान से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप इसको समझ सकें क्रीपिंग एक्विजिशन है क्या। बट इससे पहले ये समझ लीजिए कि सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि भाई 75% जो है आपको पब्लिक फ्लोट मेंटेन करना है, यानी कंपनी की 75% जो हिस्सेदारी है वो एक तरीके से पब्लिक के पास होनी ही चाहिए। और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि भाई अगर मान लीजिए, जैसे आपने ऊपर पढ़ा, तो ऊपर पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 है ना। तो ऊपर की जो रेगुलेशन थी वो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 थी, जहाँ पे हमने बात करी कि 25 से फिर 26% की पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है। जबकि ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई एक बार आपके पास 25% थे, फिर आपने ऊपर पढ़ा कि 26% एक्वायर कर लिए, यानी अब हो गए आपके पास 51%। ठीक है, अब अगर इस 51% के बाद आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5% से कम एक्वायर करते हैं, अप टू 5% करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिर आपको कुछ अलग से नहीं करना। बट अगर आप 51% हो जाने के बाद फिर एक बार फिर से 51% आपके पास हो गए, बट एक बार फिर से आप एक साल के अंदर जो है वो 6% या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लेते, तो फिर से आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्रीपिंग एक्विजिशन ये है कि भाई एक बार आपके पास 25 प्लस 26, समझ रहे हैं ना, 25 प्लस 26 कहाँ से आया? प्रीवियस से हमने पढ़ा, तो 51% हो गए। उसके बाद क्रीपिंग एक्विजिशन ये कहता है कि आप साल भर में, जैसे आपने 1% एक्वायर किया, 2% एक्वायर किया, फिर 1% एक्वायर किया, तो 4% आपने एक्वायर किया एक साल में, तो आपकी 51 प्लस 4% यानी 55, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपने 4% एक्वायर किया तो कोई इशू नहीं है। क्रीपिंग मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख ही रहे हैं, 1%, 2%, इस तरीके से, चाहे एक बारी में 4% किया हो, चाहे कैसे भी करके 5% से कम अगर आपने एक साल में किया है, तो उसको क्रीपिंग एक्विजिशन कहेंगे और आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास ऑलरेडी 51% है और आपने किसी भी साल जिस कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग आप ओन कर रहे हैं, उसके 5% से ज़्यादा, लाइक 5.5, 6 कुछ भी
5% ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए तो फिर आपको दोबारा से पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी, जो आप पहले दे चुके हैं ना 26% की, वैसे ही आपको दोबारा से जो यहाँ पे बताया जा रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट फिर से देनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अगर एक बार 51% तक पहुँच चुके हैं तो कंट्रोल तो आपके पास आ ही चुका है, तो अब आप जो है वो 5% के अंदर ही एक्वायर करें। अगर फिर इससे ज़्यादा 51% के बाद भी आपको एक्वायर करना है उस कंपनी के अंदर शेयर, तो आप 5% के अंदर ही करें, क्योंकि अगर आपने 5% की लाइन अब क्रॉस कर दी देन इन दैट केस फिर से आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी और फिर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो आइए देखते हैं, लिखा है क्रीपिंग एक्विजिशन गवर्न्ड बाय रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ऑफ टेक ओवर कोड रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच एक्वायर टुगेदर विद पीएसई होल्डिंग मोर देन 25, ऊपर वाले में मोर देन 25 नहीं था, लेस देन था, और फिर लेस देन 25 था तो आप 26 एक्वायर कर रहे थे। अभी क्या है, मोर देन 25 आपके पास हैं बट लेस देन 75%, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 75% पब्लिक फ्लोट मेंटेन करना ही है कंपनी को। तो आपके पास अगर मान लीजिए 25% से ज़्यादा है और 75% से कम है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास सिंपल जो है वो ये है कि हमारे पास 25 + 26 यानी 51% है, तो ये 25% से ज़्यादा हो गया और 75 से कम है। To gradually increase their stake in the target company by buying up to 5% of the voting right in one financial year. तो 51% हो जाने के बाद, या चलिए ऐसे मानिए कि 51% था, आपने फिर एक साल के अंदर 3% एक्वायर किया, तो अभी आपके पास 51 + 3 कितना हो गया, 54। अब फिर जब नेक्स्ट साल में आ गए तो फिर आप 4% एक्वायर कर सकते हैं, 58। तो ये तो चलेगा क्योंकि एक साल में 3 हो रहा है, अगले साल में फिर आपने 4 किया, तो 2 फाइनेंशियल ईयर है। पर फाइनेंशियल ईयर 51% बाद जो लिमिट है वो ये है कि पर फाइनेंशियल ईयर 5% से ज़्यादा नहीं एक्वायर करना है। अगर आपने 5% से ज़्यादा एक्वायर किया तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, बस अपनी कंप्लायंसेस जो है वो बढ़ा ली, क्योंकि अब आपको दोबारा से पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। तो क्रीपिंग एक्विजिशन ये है कि अप टू 5% अगर आप करते हैं उसको क्रीपिंग एक्विजिशन कहते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप चले जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। और क्रीपिंग एक्विजिशन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली तब आएगा जब आप 25% ऑलरेडी ओन करते हैं और उसके बाद आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दी, 26% वहाँ से लिया, यानी 51% एटलीस्ट आपके पास हो गए। उसके बाद फिर क्रीपिंग एक्विजिशन के बारे में यानी रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 को आप लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब जब मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताता हूँ तो बहुत कुछ लिखता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ, तो उन सभी पे आपकी नज़र होनी चाहिए जब आप इस टॉपिक को समझें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको अभी भी ऐसा कहीं लग रहा हो कि सर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है थोड़ा समझने में, तो देखिए अभी हमने स्टार्ट ही किया है टेक ओवर कोड। ज़रूर ये क्लास तीसरी है बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम काफ़ी ईजिली कवर कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ सके। तो कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही यहाँ पे। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि सर थोड़ा आप जल्दी बोल रहे हैं और मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं कि स्पीड का ऑप्शन आपके पास है। चाहे आप हमारी क्लासेस हमारे मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं जो कि शांतनु इंतानिया अकेडमी है, या फिर आप हमारी क्लासेस अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप आईपैड कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। तो आप स्पीड को रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कंफर्टेबल इसके अंदर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस अपना जो फोकस है वो इस पर रखिएगा जो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है भाई, बात करते हैं ओपन ऑफर की, बस थोड़ा सा और देखेंगे। सो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन 2011 कंटेन्स सर्टेन ट्रिगर इवेंट्स। ट्रिगर क्या होता है, जैसे कि आपने रिवॉल्वर तो शायद मेरे घर में तो नहीं है, पता नहीं आपके घर में है कि नहीं। अगर है तो आपको पता होगा उसका एक ट्रिगर होता है, अगर आपने वो दबा दिया तो गोली जो है वो बंदूक से निकल जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो ट्रिगर का मतलब होता है एक लाइन जो है ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपने क्रॉस कर दी तो उसके इम्प्लीकेशंस जो है वो हो सकते हैं। जब तक आप किसी को बंदूक दिखा रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपने ट्रिगर नहीं दबाया, उसका बटन नहीं दबाया, तब तक गोली नहीं निकलेगी अपने आप। वैसे ही सेबी टेक ओवर कोड की आप बात कर रहे हैं और आप बहुत कम परसेंटेज एक्वायर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2, 3, 4, 5%, तो फिर टेक ओवर कोड हमारे लिए तो कोई इशू क्रिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी शेयर होल्डिंग वो 25% और उससे ऊपर तो जा ही नहीं रही। तो ट्रिगर इवेंट्स हैं, ट्रिगर इवेंट्स वही है कि 25% के अबव आप चले गए, अब आपने ट्रिगर कर दिया, मतलब टेक ओवर कोड अब आप पे एप्लीकेबल हो गया, तो आपको फिर उसकी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। So SEBI Takeover Regulation 2011 provides certain trigger events wherein the acquirer is required to give open offer to the shareholders of the target company to provide exit opportunity. और कुछ देर पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि जब आप बात करेंगे यहाँ पे रेगुलेशन 3, मैंने आपको बताया रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1
यानी वो 25 और 26% वाली और क्रीपिंग एक्विजिशन वाली दोनों हमने पढ़ ली है। अभी रेगुलेशन 4 को भी हम देखेंगे और इनडायरेक्ट एक्विजिशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऊपर बात मैंने समझाई थी कि ए, बी और सी कंपनी है, कैसे बी ने सी के कंट्रोल एक्वायर किया और फिर ए ने बी का कर लिया, तो ए ने डायरेक्टली बी को किया बट इनडायरेक्टली सी का भी कंट्रोल ले लिया, और नीचे डायग्राम भी दिखाया था जो हम देखेंगे भी। तो ये बताया गया कि जो ओपन ऑफर है वो दो तरीके से हो सकता है, एक मैंडेटरी है और एक वॉलेंट्री है। मैंडेटरी वही है कि भाई आपने 25% अगर एक्वायर कर लिया है तो आपको ज़बरदस्ती 26% का ऑफर देना ही होगा। अब आप बच नहीं सकते उससे, क्योंकि आपको पहले सोचना था जब आप 25% के आसपास थे कि इससे ज़्यादा मेरी शेयर होल्डिंग ना हो, इससे पहले आप शेयर्स को बेच दें, क्योंकि शेयर होल्डिंग बेचेंगे आप कंपनी की तो आपके पास शेयर होल्डिंग कम बचेगी। बट अगर आप बेचने की जगह लोगों से खरीदते जा रहे हैं तो शेयर होल्डिंग तो बढ़ती जाएगी ना, और अगर वही बात फिर 25% के अबव चली गई तो आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर ये कंपलसरी है कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना ही देना है, दैट इज़ मैंडेटरी। जबकि वॉलेंट्री की बात करें तो रेगुलेशन 6 है, जैसे आएगा जब रेगुलेशन 6, क्योंकि अभी तो हमें 4 और 5 भी पढ़ना है, तो हम रेगुलेशन 6 पे जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। मैंडेटरी ओपन ऑफर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ये देख लेते हैं। कहते हैं कि सेबी takeover regulation 2011 provide a threshold for mandatory open offer. These regulation provides that whenever an acquirer acquires, so acquirer acquires the share in excess of the threshold as prescribed under regulation 3 and 4 of the regulation, the acquirer is required to make a public announcement of the offer of the shareholders of the target company. ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई, 25% आपके पास अगर हो चुका है, यानी जो आपकी शेयर होल्डिंग है, ए कंपनी आप हैं और दूसरी कंपनी है बी, तो अगर बी कंपनी के अंदर, तो जो ए कंपनी है उसने बी कंपनी के अंदर अगर 25% या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लिया है, तो फिर ए कंपनी को अब 25% के बाद मिनिमम 26% एक्वायर करने की पब्लिक अनाउंसमेंट देनी होगी। इसी को आप कहते हैं मैंडेटरी ओपन ऑफर, देना ही देना होगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नहीं चाहते तो भाई 25% जब शेयर होल्डिंग आपकी आसपास पहुंच रही है, 24, 23, 22 इस तरीके से आसपास है, तो उसी समय सावधान हो जाइए, उसी समय शेयर्स को बेचना शुरू करिए, क्योंकि जब आपके शेयर्स आप बेचेंगे तो आपकी शेयर होल्डिंग मान लीजिए 22 थी तो कम हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। शेयर्स को बेचिए, क्योंकि अगर आप शेयर्स नहीं बेच रहे हैं उसके बाद आप शेयर उल्टा खरीदते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग बढ़ेगी ना, और जब शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, कंप्लाइंस है, वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि 25% क्रॉस हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब जैसे टैक्स है, इनकम टैक्स तो पढ़ा होगा आपने, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में भी है, और वैसे भी आपको नॉर्मली भी पता है कि एक ब्रैकेट है, अगर आप इस ब्रैकेट तक कमाएंगे, जो समय समय पे स्लैब्स जिनको आप कहते हैं बदलते भी रहते हैं, तो इस ब्रैकेट तक कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना है, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो 10% देना है, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो 20 देना है, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो 30 देना है, यही है ना, मैक्सिमम 30% है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब अगर मान लो जैसे कि मोटा मोटा अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है साल की, 30% टैक्स बनता है, तो वो तो देना ही होगा ना उसको, भाई वो कमा रहा है तो टैक्स देगा ही देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास जो शेयर होल्डिंग है वो एक लिमिट के बियॉन्ड चली गई, सो यू हैव टू कंप्लाई, यहाँ पे टैक्स नहीं देना बट यू हैव टू कंप्लाई। कंप्लाई क्या है कि आपको अब ओपन ऑफर देना पड़ेगा और वो 26% का देना पड़ेगा। उसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं रेगुलेशन 3 ऑफ द सेबी टेक ओवर रेगुलेशन प्रोवाइड द एक्वायर्ड टू गिव ओपन ऑफर to the shareholders of the target company on acquisition of shares of voting right, entitling the acquirer along with PAC in exercise person acting in concert with him to exercise 25% or more of the voting right in the target company. तो अगर आप जो हैं ए जो कंपनी है वो अपने आप या अपने प्रमोटर्स के साथ मिलके बी कंपनी के अंदर 25% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदती है, तो उसको फिर अगली बार नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए ये है कि उसको 26% का ओपन ऑफर देना होगा। फर्दर इसके आगे बारे में बात करें, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 पर आप पढ़ चुके हैं कि 25% आपने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया था, फिर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया मिनिमम 26% का, तो ये हो गया 51%। अब 51% के बाद भी पर ईयर अगर आप 5% के अंदर ही एक्वायर करते हैं तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देना है। 51% के बाद विद इन 5% आप और करते जाते हैं तो नहीं देना है पर फाइनेंशियल ईयर। पर अगर आपके पास ऑलरेडी 51% है और आपने किसी एक साल 1%, 2%, 3%, तो कितना हो गया 6% एक्वायर कर लिया, तो यानी 5% की लिमिट को फिर से आपने क्रॉस कर दिया और फिर से अब आपको ओपन ऑफर शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। देखिए वही लिखा है, फर्दर एनी एक्वायरर हु होल्ड शेयर बिटवीन 25 to 75, 25 to 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिनिमम जैसे कि मैंने बताया 25% कंपनी के पास अपने शेयर्स रहेंगे ही रहेंगे।
आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा था, खैर वो टेक ओवर कोड से उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लॉक इन रहती है। कुछ याद है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आना पड़ता है। आप एक दिन इशू के ओपन होने से पहले भी ला सकते हैं, उससे काफ़ी समय पहले भी ला सकते हैं। हमने ये भी बात पढ़ी थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कौन सी एलिजिबल हैं, याद है, सब बात करी थी। तो 25% जो कंपनी के शेयर्स हैं उसके प्रमोटर्स वगैरह के पास रहने चाहिए ही चाहिए, बाकी 75% वो पब्लिक को इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो acquirer who holds any time between 25 to 75 together with PSC can acquire further 5% shares as creeping acquisition without giving। देखो, अगर आप up to 5% करते हो, है ना, तो आपको ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप वही, जैसे कि मैंने बताया, 6% आपने कर दिया तो आप फिर ओपन ऑफर देंगे। और जो ये 5% भी है ना, ये इस तरीके से है, 51 आपके पास हो गया, 25 + 26 आपने फिर 4% किया तो 55 हो गया, फिर आपने नेक्स्ट साल 5% किया तो आपके पास 60 हो गया, फिर आपने नेक्स्ट, तो हर बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 4%, एक में 5%, फिर एक में 5%, अब 65 हो गया। तो 5% के अंदर ही कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 65 था, फिर आपने 5 किया, अब 70 हो गया। अब 70 के बाद फिर आपने 5 किया, 75 हो गया। अब इससे ज़्यादा आप नहीं एक्वायर कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लिखा है ना, मैक्सिमम टू 75%। अब 75% के बियॉन्ड आप कहें कि मैं फिर 5% कर लूँ, क्योंकि 5% तक अलाउड है, तो 5% तक अलाउड है, मैक्सिमम टू 75%, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, क्योंकि 25% जो है वो कंपनी की शेयर होल्डिंग उनके प्रमोटर्स के पास भी रहेगी। आ रहा है समझ? ठीक है, पढ़ते हैं रेगुलेशन 4। तो रेगुलेशन 4 ऑफ द सेबी टेक ओवर regulation 2011 specify that if any acquirer acquires directly or indirectly control over target company, irrespective of the fact whether there has been any acquisition of the shares or not, then he has to give public